जय श्री कृष्णा साथियों, राधे राधे। धीरे धीरे अपन ज्योतिष ये ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके लिए 2 श्लोक लेकर आया हूँ लघु पराशरी पुस्तक के। आज हम दोनों श्लोक का एक साथ हिंदी अर्थ और प्रैक्टिकली जानेंगे। टोटल 13 श्लोक हैं। इसमें प्रथम चैप्टर लघु पाराशरी का संज्ञा अध्याय पहले चैप्टर में 13 श्लोक हैं। 13 में आज 10 और 11 नंबर का श्लोक हो जाएगा। उसके बाद 2 श्लोक और रहेंगे, जल्द ही उनको भी कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलते हैं श्लोक की तरफ। पहले श्लोक में लिखा है केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो। इसमें लिखा है केंद्राधिपत्य, केंद्र के अधिपति। केंद्राधिपत्य मतलब इसमें 2 शब्दों से मिलकर बना है केंद्र प्लस अधिपति। केंद्राधिपत्य दोषस्तु, केंद्राधिपति का जो दोष होता है, केंद्र के अधिपति होने का जो दोष है। केंद्र के अधिपति का मतलब आपको मैं समझा दूं। केंद्र के 4 भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव। इन चारों भावों के या इन चारों घरों के जो स्वामी, जो अधिपति होते हैं, वो दोष युक्त होते हैं, दोष लगता है इनको। तो ये दोष जो लगता है, इसमें लिखा है केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान। ये दोष कब बलवान होता है, किन ग्रहों के लिए बलवान है? केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो हो। शुक्र और गुरु जब इनके अधिपति होते हैं केंद्र के, तो उनको सबसे अधिक दोष लगता है। गुरु और शुक्र सबसे अधिक बलवान होते हैं केंद्राधिपत्य दोष के अंदर। ये पहली लाइन का अर्थ आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद है मारकत्वेपि च तयोर्मारक स्थान संस्थितिः। इसमें लिखा है इसी क्रम में मारकत्वेपि, मतलब अगर मारक होने का जो क्रम है, मारक अगर होते हैं यही ग्रह, च का मतलब और, मारकत्वेपि मारक प्रभाव में, और तयोर, तयोर का मतलब है दोनों। उन दोनों ग्रहों के लिए कहा गया जो ऊपर लाइन में शुक्र और गुरु दिए गए हैं। तयोर, उन दोनों में मारक स्थान संस्थिति। मारक का मतलब मारक स्थान होता है कुंडली में सेकंड भाव, दूसरा भाव और सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह होते हैं, उन दोनों स्वामी ग्रह जो होते हैं वो मारक प्रभाव में होते हैं, उनको मारक ग्रह कहा जाता है। और मारक भाव सेकंड और सप्तम भाव को मारक भाव कहते हैं। यदि यही गुरु और शुक्र मारक ग्रह बनते हैं तो उसी क्रम में आगे मारक स्थान संस्थितो, स्थान में स्थित होते। संस्थिति मतलब स्थित होना, स्थान मतलब भाव, जगह। यदि इन्हीं भावों में, सप्तम मारक स्थान भाव में अगर गुरु और शुक्र स्थित होते हैं तो भी ये सबसे ज़्यादा बलवान होते हैं। इन दोनों श्लोकों में गुरु शुक्र दोनों लाइनों में इस पर 10 नंबर के श्लोक में यही कहा गया है कि गुरु और शुक्र केंद्राधिपत्य दोष में भी सबसे बलवान होते हैं। और अगर मारक स्थान के स्वामी होकर मारक स्थान में ही बैठ जाएं, सप्तम और सेकंड भाव में बैठ जाए, स्थान संस्थिति मतलब स्थान में स्थित हो जाएं, तो भी ये मारक प्रभाव में सबसे ज़्यादा मारक फल देने वाले होते हैं। मारक मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट पीड़ा देने वाले होते हैं। यह 10 नंबर श्लोक का अर्थ है। आगे चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर का श्लोक है बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विदः। मतलब इसी क्रम में आगे बताया गया है बुधस्तदनु, इसके बाद बुध, चंद्रोपि, चंद्र भी, भवेत् तदनु होता है नियम। यही नियम बुध और चंद्र के साथ भी लागू होता है। कौन सा नियम? यदि केंद्राधिपत्य दोष अगर बुध और चंद्रमा को मिलता है, मतलब बुध और चंद्रमा भी केंद्र के अधिपति होते हैं,
1, 4, 7 और 10 भावों के स्वामी होते हैं तो केंद्राधिपत्य दोष इसके बाद किसको लगता है? गुरु शुक्र के बाद बुध को। थर्ड नंबर पे बुध ग्रह जो है केंद्राधिपत्य दोष में बलवान होता है। सबसे बलवान कौन? गुरु और शुक्र। उसके बाद बलवान कौन? बुध ग्रह। उसके बाद बलवान कौन? चंद्रमा। चौथे नंबर पे चंद्रमा ग्रह बलवान होता है। मतलब सबसे ज़्यादा बलवान गुरु, उससे थोड़ा कम शुक्र, उससे थोड़ा कम बुध, फिर उससे थोड़ा कम चंद्रमा। ये चारों ग्रह इसी दोष में आते हैं। और साथ में यह भी कह दिया गया है इस श्लोक में, क्यों इस श्लोक में कहा गया, जो ऊपर श्लोक है उसका सारा का सारा प्रभाव बुध और चंद्रमा को गुरु शुक्र के बाद मिलता है। मतलब मारक प्रभाव भी गुरु और शुक्र के बाद बुध का और फिर चंद्रमा को मिलता है। बुध और चंद्रमा मारक प्रभाव में ही गुरु और शुक्र के बाद आते हैं। आगे अंतिम लाइन में लिखा गया है, न रंध्रेशत्वदोषस्तु सूर्या चंद्र मसोर भवेत। न मतलब नहीं, रंध्रेश मतलब रंध्र मतलब आठवें भाव को रंध्र भाव कहा जाता है। अष्टम भाव को रंध्र भाव कहा जाता है। रंध्रेश मतलब आठवें भाव का स्वामी। रंध्र प्लस ईश मतलब स्वामी, आठवें भाव का स्वामी। दोषस्तु दोष, न शुरू में कहा गया, न मतलब नहीं। रंध्रेश आठवें भाव के स्वामी को नहीं लगता दोषस्तु दोष, आठवें भाव के स्वामी को दोष नहीं लगता। सूर्य चंद्र मसोर भवेत, अगर सूर्य चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं। सूर्य चंद्र मसोर मतलब इनको, भवेत मतलब होता है, इनके स्वामी होते हैं। सूर्य चंद्रमा किनके स्वामी? रंध्र भाव के। यदि रंध्र भाव के मतलब अष्टम भाव के स्वामी सूर्य और चंद्रमा बनते हैं तो इनको दोष नहीं लगता। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि क्यों नहीं लगता, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की केवल एक एक राशि हैं। सूर्य केवल सिंह राशि का 5 नंबर राशि का स्वामी है। चंद्रमा केवल 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी है। अगर ये अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं तो इनको दोष इसलिए नहीं लगता, केवल इनकी एक ही राशि है, इनकी मजबूरी है कि ये अष्टम के स्वामी बने, इनकी दूसरी राशि किसी भाव में जाती नहीं है, इसलिए इसको दोष नहीं लगता। ना ही चंद्रमा को लगता है, क्योंकि अष्टम का स्वामी होने के बाद ये किसी और घर के स्वामी नहीं हो सकते। बाकी सभी ग्रह दो दो राशियां मिलती हैं तो अष्टम का स्वामी होने के बाद किसी और भाव का भी स्वामी साथ में होते हैं वो, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, इसलिए इनको दोष नहीं लगता अष्टम भाव के स्वामी होने का, इसलिए ये कहा गया है। आगे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से जो श्लोक में कहा गया है उसका क्या अर्थ है। ये दोस्तों एक ब्लैंक खाली कुंडली मैंने ले ली है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। ये प्रथम भाव, ये चतुर्थ भाव, ये सप्तम भाव, ये दसम भाव। मैं इसमें लिख भी देता हूँ। ये प्रथम भाव, ये सेकंड भाव, चतुर्थ, सॉरी दोस्तों, ये चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव, ये सप्तम भाव, ये दसम भाव, ये अष्टम भाव। इनमें नंबर कोई भी हो सकता है, आप कंफ्यूजन मत होना। इसमें 9 नंबर लिखे होंगे ना 8, जहाँ पे लिखा है यहाँ पे 9 10 कुछ भी लिखा हो, ये भाव 8वां ही रहेगा। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर 1, 4, 7 और 10 भाव के स्वामी को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, तो अगर 1 और 4 और 7 और 10 का स्वामी जैसे गुरु होता है,
अब गुरु इसमें किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पे 9 नंबर लिखा हो, यहाँ पे 12 नंबर लिखा हो, या यहाँ पे 9 लिखा हो, यहाँ पे 12 लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, अभी इन दोनों भावों का स्वामी गुरु ही हो गया, तो गुरु होने से इसको केंद्राधिपत्य दोष लग गया। इसी प्रकार से शुक्र को दोष लगता है केंद्र का स्वामी होने से। शुक्र भी अगर केंद्र का स्वामी होता है तो उसको भी दोष लगता है। और अभी इसमें बताया गया कि बुध के लिए, जैसे बुध भी केंद्र का स्वामी, जैसे 3 और 6 इन दोनों भावों का स्वामी बुध हो गया तो उसको भी केंद्राधिपत्य दोष लगता है, लेकिन गुरु शुक्र से थोड़ा कम लगता है। इसके बाद बताया गया चंद्रमा इसका स्वामी बने, इसका स्वामी बने, इसका बने या इसका बने, क्योंकि 4 नंबर राशि चंद्रमा की है। इन चारों भावों में किसी में भी अगर 4 नंबर लिखा होगा तो ही चंद्रमा इन भावों का स्वामी होगा। तो चंद्रमा को भी केंद्राधिपत्य दोष लगता है, लेकिन सबसे कम लगता है। बाकी किसी ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, जैसे मंगल को, सूर्य को, शनि, राहु, केतु को, इन सब को दोष नहीं लगता केंद्राधिपत्य। आखिर में कहा गया रंदेस्वत्व दोषस्तु सूर्य चंद्र मसोर भवेत। इसमें लिखा गया है अगर इस घर का 8वें घर का स्वामी यहाँ पे अगर 5 नंबर लिखा हो तो ही इस घर का स्वामी सूर्य कहलाएगा। ये भाव तो 8वां है, लेकिन इसमें अगर 5 नंबर लिखा हो तो इसका स्वामी सूर्य होता है, क्योंकि इसमें 5 नंबर राशि आ गई अभी, और 5 नंबर राशि का स्वामी सूर्य होता है। अभी ऐसी स्थिति हो तो सूर्य को रंध्रेश्व मतलब अष्टम भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी का दोष मतलब होता है 8वें घर का अगर कोई ग्रह स्वामी होता है सूर्य चंद्रमा के अलावा तो वो दोष युक्त हो जाता है, वो पीड़ा दे सकता है हमको, इसलिए वो दोष इसको 8वें घर के स्वामी का नहीं लगता। इसी प्रकार अगर चंद्रमा सूर्य के अलावा इसमें 4 नंबर लिखा हो तो इसका स्वामी चंद्रमा हो गया। अभी चंद्रमा को भी दोष नहीं लगता अष्टम भाव का स्वामी होने का। तो आज के लिए दोस्तों मैंने आपको दोनों श्लोक का हिंदी अर्थ प्रैक्टिकल सहित बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत हो समझने में, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपके लिए 12 और 13 पहले अध्याय का संज्ञा अध्याय लघु पाराशरी का आखिरी 2 श्लोक पहले अध्याय के जल्द ही लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।